हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल उड़ान 2 आईआईटी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। माई सेल्फ इज़ मोहम्मद इमरान and I am the alumni of IIT Guwahati and I have the more than 7 years of experience to educating and monitoring the student for the various type of competitive exam like as IIT JEE and GATE and ESC। बच्चों, इस चैनल को उड़ान 2 आईआईटी को यूट्यूब चैनल चलाने का हमारा यहाँ पे केवल एक मोटिव है। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 9th 10th 11th 12th क्लासेस में पढ़ते हैं, उन लोगों के फाउंडेशन बहुत वीक होते हैं। जैसे मैं एक आईआईटीएन होने के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा लाइफ में कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहता है, हर बच्चे का अपना एक ड्रीम होता है कि वो आईआईटी से बीटेक करे या आईआईटी से मास्टर्स करे या आईआईटी से वो एक पोस्ट डिग्री यानी कि अपनी रिसर्च वर्क को वो करे। लेकिन सारे बच्चों का 12th क्लास में वो ड्रीम साकार नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि बच्चों के 9th 10th 11th और 12th में जो उनके फाउंडेशन होता है, जो उनके बेसिक्स होते हैं, वो बहुत वीक होते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम लोगों ने एक टीम का फॉर्मेशन किया है। मैं अपनी टीम को भी आपको आने वाले कुछ अपकमिंग वीडियो लेक्चर में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मेरी टीम में अंकित गोयल सर हैं, जो नियर बाय मोर देन 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं और वो गवर्नमेंट कॉलेज केएनआईटी सुल्तानपुर के एलुमनाई हैं। और मेरे एक दूसरे फ्रेंड हैं मुरलीधरन, वो भी नियर बाय 7 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं। वो आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक हैं एंड द यूएसए से उन्होंने एमएस भी किया है। तो दोस्तों, ये हमारी एक टीम है। इसमें हमारे कुछ टीम के मेंबर्स अभी और आगे जैसे जैसे हमारा यूट्यूब चैनल आगे बढ़ेगा तो टीम्स में कुछ मेंबर्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। लेकिन हमारी टीम्स में जितने भी मेंबर्स होंगे सब आईआईटीएन एंड सब लोगों को मोर देन 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस जरूर होगा। वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि हाउ वी विल क्रैक दी आईआईटी जेई। आप आईआईटी को कैसे क्रैक करेंगे। तो दोस्तों, उसी सिलसिले में अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक, जैसे यहाँ पे मैंने अपने कोर्स का नाम लिखा है, द नेम ऑफ द कोर्स इज अ फिजिक्स फॉर द 9th क्लास। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं जो 9th 10th 11th 12th क्लास की प्रिपरेशन करते हैं, वो पढ़ते हैं, तो हमारा टारगेट ये है कि बच्चे को बचपन से ही उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए कि आने वाले टाइम में, जो फ्यूचर में बच्चा जब किसी कंपटीशन एग्जाम को देगा तो कंपटीशन एग्जाम को देते टाइम उसको अपने बेसिक्स में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। तो इस चैनल को चलाने का मेन मोटिव यही है कि बच्चे के बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग किए जाएं, हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात बच्चे ये है कि जो बच्चा अपने बेसिक्स को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो उसके दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि बच्चा आने वाले टाइम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट कर सकता है और अपने एकेडमिक्स में अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है। जैसे किसी बच्चे को उम्मीद होगी कि मैं 70% या 60% अपने एकेडमिक्स में लेके आ सकता हूं, लेकिन अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं और आप स्टार्टिंग से ही अपनी क्लासेस, अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पे लेके चलते हैं जो लेवल आपको नीड है आईआईटी जेईई के एग्जामिनेशन को निकालने के लिए, तो बच्चे आप लोग जब उस चीज को पढ़ेंगे, तो आप जब उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो जो चीज आपने सोची है आप एकेडमिक्स में भी अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो बच्चे, इस कोर्स का जो नाम है वो फिजिक्स है फॉर दी 9th क्लास। मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स के कुछ बेसिक्स टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा। जैसे आप 9th क्लास में सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स क्लास का देखते हैं, फिजिक्स का, तो वो मोशन है। तो यहाँ पे जो मेरा मेन टारगेट है वो मोशन को आपको पढ़ाना है कि आप मोशंस के बारे में, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन एंड समथिंग, छोटे छोटे पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मैं अपने इस कोर्स का आपको पर्पज भी बता देता हूं कि इस कोर्स का मेरा मेन पर्पज क्या है। हमने ये चैनल, यूट्यूब चैनल उड़ान 2 आईआईटी आपके लिए क्यों स्टार्ट किया है, व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड दैट, इसके पीछे हमारा पर्पज क्या है।
तो हमारा पर्पज क्या है? द पर्पज इज टू टीच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का मेरा बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि हमें आप जो भी सब्जेक्ट हम आपको जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, उस टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ हम आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देंगे। क्योंकि बच्चे, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल मिल जाए तो बच्चे वो चीजें आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। जैसे आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर आप कोई लाइफ में एक मूवी देख लें और मैं आपको आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर बाद अगर उस मूवी की स्टोरी आपसे पूछूं, तो आप उस मूवी की स्टोरी को टोटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, टोटली बता देंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो चीज आपने देखी है, आपने जब उस चीज को देखा तो आपने उसको डिक्टो ऐसा फील किया जैसे ये रियल लाइफ में हो रहा है। यानी कि जब हम किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, अगर हर सब्जेक्ट को मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू डील करूंगा तो बच्चे, ये मैं प्रॉमिसली कह सकता हूं कि आप लाइफ में कुछ भी नहीं भूलने वाले हैं। ओके, फिर सेकंड टारगेट इस सब्जेक्ट का मेरा क्या पर्पज है कि मैं आपको इतना कंफर्ट बना दूं कि आप इजीली आईआईटी जेई के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं और अपने एकेडमिक्स को भी इंप्रूव कर पाएं। तो इस सिलेबस का, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का और ना यूट्यूब चैनल ऑफ उड़ान 2 आईआईटी पे चलाने का हमारा जो मेन पर्पज है वो ये पर्पज है कि बच्चे के फंडामेंटल बहुत स्ट्रोंग हो जाएं, वो आईआईटी जेई कैसे क्वालिफाई करे और अपनी एकेडमिक्स को कैसे इंप्रूव करे। एकेडमिक्स को इंप्रूव करेगा तो आईआईटी जेई भी क्वालिफाई होगा। ओके बच्चे, तो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट डिड यू लर्न। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, इस सिलेबस का मेरा मेन मोटिव क्या है, आज मेरा इस सिलेबस का क्या, आप क्या पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स का मैं पहला पार्ट आपको वो पढ़ाऊंगा जिस पार्ट को मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाया होगा बच्चे, आपको लिखा हुआ नजर आ भी रहा होगा, काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स। आप साइड में देख रहे हो कुछ कार्टून आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि वो रनिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो बॉडी है ये मोशन में है। ये बॉडी आपकी कहां है? मोशन में है। यानी कि काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, फिजिक्स का वो पार्ट है बच्चे, जिस पार्ट के लिए बॉडी आपकी मोशन में होती है। यानी कि काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं? कोई बच्चा पूछेगा सर काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं? काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? बच्चे, काइनेमेटिक्स का मतलब यह होता है कि कोई भी सिस्टम आपने कंसीडर्ड किया है और वो मोशन में चला है, अगर वो मोशन में आ गया तो बच्चे उसको काइनेमेटिक्स बोलने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चेयर पे बैठा हूं, जैसे तुम बैठे होंगे, जैसे अभी आप मेरा लेक्चर सुनने होंगे तो आप बेटा चेयर पे बैठे होंगे या आप खड़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप खड़े भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, कान में ईयरफोन लगाएंगे और मोबाइल में यूट्यूब ऑन करेंगे और वॉकिंग करते करते मेरा लेक्चर भी सुन रहे होंगे। वो तो प्रैक्टिस है, वो जैसा आप करोगे, जैसा आप कंफर्ट फील करते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे लेक्चर को अपनी चेयर पे बैठ के सुना, जैसे मैं चेयर पे बैठ कर अपना लेक्चर ले रहा हूं, तो बच्चे मैं तो मोशन में नहीं हूं ना, मैं रेस्ट की कंडीशन में हूं। ऐसी पोजीशन को कहते हैं स्टैटिक। उसको क्या कहते हैं बच्चे? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट की पोजीशन में चली आए तो वो स्टैटिक है। लेकिन बच्चे, काइनेमेटिक्स का मतलब कुछ और होता है। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन में आ जाना। मोशन में कब आएंगे आप? जब आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चेयर पे बैठा हूं, ओके, तो मेरी पोजीशन चेयर पे है। अगर मैं अपनी पोजीशन को चेंज करूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने रूम के इस कॉर्नर पे चेयर पे बैठा हूं और मैं इस चेयर से उठ के कॉर्नर, दूसरे रूम के दूसरे कॉर्नर पे चला जाऊं, तो इसका मतलब पहला मेरी पोजीशन क्या थी? जैसे आपकी मम्मी किसी कॉर्नर में कुछ खाने का सामान रखती होंगी, सपोज करो आपकी मम्मी ने किसी कॉर्नर में खाने का सामान रखा और आपको बैठना उस चेयर पे जाके, दूसरे कॉर्नर पे जाके बैठना जहां सपोज करो वाटर रखा हो, पानी पीना हो आपको। सपोज करो खाने का सामान इस कॉर्नर पे रखा है और पानी पीने का सामान दूसरे कॉर्नर पे रखा है, तो आप क्या करेंगे? इस कॉर्नर से, ये आपकी पोजीशन है कि आपने कुछ खाया, इस कॉर्नर में बैठे थे आप, ओके, तो अभी आप स्टैटिक कंडीशन में हो। लेकिन अगर मैं इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे चला जाऊं तो दूसरा वाला जो आपको पर्सन, आपका पड़ोसी जो आपको बैठा होगा, वो क्या कहेगा? देखो आपने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। कैसे? वो ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि पहले तुम
उसको उस कॉर्नर में नजर आ रहे थे, अब थोड़ी देर के बाद अभी थोड़ी देर के बाद आपको वो पर्सन जो आपको देख रहा है, वो पर्सन आपको दूसरे कॉर्नर में देखने वाला है। इसका मतलब वो कहेगा कि देखो इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। यानी कि वो क्या कहने वाला है कि अगर आपने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया तो समझ लेना तुम मोशन में है। तो बच्चे, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? काइनेमेटिक्स का मतलब यहां मोशन से है, और मोशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन अ पोजीशन। याद रखना, अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर मैं किसी बॉडी को मोशन में कह देता हूं, तो याद रखना मोशन का मतलब किस चीज से होता है बच्चे? चेंज इन अ पोजीशन। आई थिंक आपको मेरी बात बच्चों समझ में आ गई होगी। चेंज इन अ पोजीशन। बच्चों, मैं आपसे एक बात और बोल देता हूं कि जब आप मेरा YouTube पे इस वीडियो को देखोगे जो मैं अभी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर आप बच्चे, अगर किसी को भी इस पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आएगी या कोई भी दिक्कत आएगी, तो आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपके मैं कमेंट को रीड करूंगा, और मैं आपसे बाद में फाइनली आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। आपका जो डाउट होगा, जो आपके डाउट आएंगे, मैं उन डाउट का आपका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो बच्चे, हम अपने टॉपिक पे फिर लौट आते हैं। मैं बात कर रहा था काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स के लिए आपने एक वर्ड का यूज किया, उस पॉइंट को आपने बोला है मोशन। लेकिन मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको एक पॉइंट बोलना पड़ेगा, चेंज इन अ पोजीशन। पोजीशन चेंज होने का मतलब यह है कि आपको कोई बॉडी कुछ टाइम पहले यहां नजर आ रही थी, कुछ टाइम के बाद आपको वो बॉडी दूसरी जगह नजर आए। जैसे कि आप ग्राउंड में, मैं भी आपको बोल रहा था, आपने कान में ईयरफोन लगाया, मोबाइल में यूट्यूब ऑन करिए और उड़ान टू IIT का वीडियो देखना शुरू कर दिया। तो आप पार्क में वॉकिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? पहले सपोज करो आप पार्क के इस कॉर्नर में थे, वॉकिंग करते 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 आप थोड़ी देर के बाद दूसरे कॉर्नर में चले गए। तो जो पार्क में दूसरा पर्सन बैठा हुआ होगा, जो आपको देख रहा होगा, वो क्या कहेगा? दिस पर्सन इज इन अ मोशन। ये पर्सन मोशन में है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहे हैं। पहले आप यहां थे, फिर यहां होंगे, फिर यहां होंगे, फिर यहां होंगे, फिर यहां होंगे। धीरे 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 आपकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर पोजीशन चेंज हो गई तो मैं कहूंगा कि द बॉडी इज इन अ मोशन। बॉडी आपकी कहां है? मोशन में है। ओके, ये बात आपको मेरी क्लियर हो चुकी होगी। नाउ द नेक्स्ट वन पॉइंट। अब अगली स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं? स्टडी ऑफ मोशन। अगर मोशन की स्टडी को आपको करना है, तो याद रखना, इस स्टडी ऑफ मोशन को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 6 पार्ट में स्टडी ऑफ मोशन को डिवाइड किया जाता है। वैसे मैंने आपको अपनी स्लाइड में 4 पार्ट बना के दिखाए हैं, बट रियल में ये 6 पार्ट होते हैं। जब आपको मोशन की स्टडी करनी होगी, तो आपको 6 पार्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखो, मोशन अगर आपको पढ़नी है, तो सबसे पहले बच्चे आपको बताना पड़ेगा कि पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं भी आपको बता रहा था द चेंज इन अ पोजीशन। मैंने आपको अपनी पहली वाली स्लाइड में बताया होगा पोजीशन का चेंज होना। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि पोजीशन किसको कहते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा जब पोजीशन चेंज होगी तो बॉडी मोशन में आएगी। अगर बॉडी मोशन में आएगी तो वो या तो कुछ डिस्टेंस को कवर करेगा या वो कुछ डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। क्योंकि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कुछ ना कुछ वो दूरी जरूर चलेगा। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं। कुछ ना कुछ दूरी जरूर चलोगे। दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस। जब एक पॉइंट से उठ के जब आप दूसरे पॉइंट पे चले गए, तो दोनों पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ गैप जरूर आ गया, तो उस गैप को आप डिस्टेंस कहते हैं। और एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं हर चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट करके पढ़ाऊंगा। एक दिन में एक चीज पढ़ाऊंगा। मैं आपको डिस्टेंस एक पर्टिकुलर लेक्चर में समझाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं ये भी एक लेक्चर में समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको तीसरे नंबर पर समझाऊंगा कि वेलोसिटी किसको कहते हैं। वेलोसिटी किसको कहते हैं। फिर उसके बाद मुझे आपको बताना पड़ेगा स्पीड किसको कहते हैं। मुझे यहां आपको बताना पड़ेगा वेलोसिटी किसको कहते हैं और स्पीड भी किसको कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद बच्चे मुझे आपको बताना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन किसको कहते हैं। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन किसको कहते हैं।
यानी कि आप यहां टॉपिक के नाम देख लो। सबसे पहला टॉपिक जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा पोजीशन, तो टॉपिक नंबर 1 हो गया। दूसरा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, तो आपको डिस्प्लेसमेंट सिखाऊंगा। तीसरा टॉपिक है डिस्टेंस, तो आपको तीसरा टॉपिक डिस्टेंस सिखाऊंगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मैंने दोनों को एक कॉलम में दिखाया है, क्योंकि दोनों को कैलकुलेट करने के तरीके मेरे सेम होंगे, बट इनमें कुछ डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ओके, फिर उसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट है वो है वेलोसिटी एंड स्पीड। तो मुझे आपको वेलोसिटी और बच्चे स्पीड के बारे में भी बताना पड़ेगा कि बच्चे वेलोसिटी किसको कहते हैं और स्पीड किसको कहते हैं। तो मैं वेलोसिटी और स्पीड आपको दोनों चीज बताऊंगा, 1 बाय 1 करके दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। तो टोटल टॉपिक हो गए 5। नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 डिस्टेंस, नंबर 4 वेलोसिटी, नंबर 5 स्पीड, और छठवें पॉइंट पे जो आता है वो है एक्सीलरेशन। वो आपका क्या है? एक्सीलरेशन। तो यहां आपको मैं एक्सीलरेशन भी पढ़ाने वाला हूं कि एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, समथिंग। लेकिन ये जितनी भी एनालाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी की सारी एनालाइज मैं आपको 1D और 2D में पढ़ाऊंगा। तो बच्चे आपके सिलेबस में जो बच्चा 9th में, जो बच्चा 10th में, जो बच्चा 11th और जो बच्चा 12th में होता है, या जो IIT JEE की प्रिपरेशन करता है, उसको सारी की सारी ऑब्जेक्ट दो टर्म्स में पढ़नी होती हैं, एक 1D में और एक 2D में। 1D का मतलब आप समझते हैं वन डायमेंशनल। 1D का मतलब क्या होता है? 1D का मतलब है वन डायमेंशनल, या आप इन सारी चीजों को पढ़ोगे 2D में। 2D का मतलब है टू डायमेंशनल, 2D। 2D का मतलब होता प्लेन, 2D का मतलब होता कोई प्लेन, और 1D का मतलब होता कोई पर्टिकुलर लाइन, किसी लाइन के अलोन चले जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहां ये समझा देता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल यहां समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूं, आपको आई थिंक मेरी बात समझ में भी आएगी। तो आप मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लें कि 1D और 2D से मेरा यहां क्या मतलब है। बच्चे यहां देख, जैसे ये कोई बॉडी है, ये कोई प्लेन है, प्लेन। तो प्लेन को आप क्या कह सकते हैं? जैसे बच्चों मैंने प्लेन को कहा एक्स वाई प्लेन, क्या कहा? एक्स वाई प्लेन। तो ये जो प्लेन है बच्चे मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, तो प्लेन मेरे पास एक्स वाई है। ओके, प्लेन का मतलब है कोई भी 2D कह दो एक्स वाई। अब जैसे यहां तुम कोई कार बना लो, लेट अस एज्यूम दैट देयर इज अ वन कार। यहां ये कोई कार है, ये कोई कार आपने कंसीडर करी है, देयर इज अ वन कार, ये कोई कार आपने बना रखी है, यहाँ ये कोई कार आपके पास ऐसा बनी हुई है। ओके, ये कार आपने यहां ये बनाई है। अब ये कार क्या कर रही है? रनिंग कर रही है, दौड़ रही है ये। अब आप फिगर में देखो, अगर मैं इस कार की मोशन को अगर मैं देखने वाला हूं तो तुमको क्या नजर आएगा? आप फिगर में देखो, जब मैं इस कार की मोशन को देखता हूं तो ये कार मुझे ओनली वन डायमेंशनल में मोशन करते हुए नजर आ रही है। मतलब कहने का यह है कि ये कार अगर आपको रनिंग करते हुए नजर आएगी तो ये केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में ही मोशन कर रही है। अगर ये केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में मोशन करती है तो ऐसी मोशन को कहते हैं 1D। 1D का मतलब है जब कोई भी बॉडी मोशन में आए और केवल एक ही डायरेक्शन में भागे तो उसको कहते हैं 1D। आप उल्टा भी कह सकते हैं, अगर ये कार अब आपके पास यहां होती, जैसे ये कार थी आपकी, ये कार थी आपके पास, और मैं इस कार को यहां बना के दिखा रहा हूं, और ये कार आपने यहां बनाई है। अब ये कार ओनली वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर मोशन कर रही है। ये कार केवल और केवल ऊपर की ओर मोशन करती है, इस तरीके से ये कार भाग रही है। तो आप फिगर में फिर देखो, ये कार केवल और केवल वाई डायरेक्शन में बच्चों ऊपर की ओर जा रही है, वाई डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो ऐसी मोशन को आप फिर कहेंगे 1D, वन डायमेंशनल मोशन। केवल वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि ये कार केवल और केवल 1D में ही मोशन कर रही है। ओके, अब तीसरा एग्जाम्पल बच्चे क्या हो सकता है? एक एग्जाम्पल मैं आपको फिर समझा देता हूं। एक एग्जाम्पल बच्चे ये भी हो सकता है कि जैसे ये प्लेन आपने फिर बनाया, द प्लेन इज एक्स वाई, ये प्लेन अभी भी आपका एक्स वाई है, लेकिन अब हुआ क्या? हुआ यहां पे ये है कि आपने किसी एक बॉडी को कंसीडर किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कार ले लो या पर्सन ले लो, जो आपका मन करे। जैसे मैं इस कार की बात करता हूं, ये कार है, ये इस लाइन के अलोन मोशन कर रही है। तो ये कोई कार थी, ये कोई कार आपने यहां बनाई है, जैसे ये कार मैं यहां बना के दिखा रहा हूं आपको।
देयर इज अ वन कार और ये कार इस फ्लोर पे रनिंग कर रही है, ये कार इस फ्लोर पे क्या कर रही है, रनिंग कर रही है इस टाइप से। तो ये कार इस फ्लोर के अलोन क्या कर रही है, रनिंग कर रही है। तो ये कार जो है ये किसी एक प्लेन में जा रही है। आप देखो प्लीज, अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर ये कार थोड़े टाइम पहले यहां पे थी, ये पॉइंट यहां था कार पे, तो थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट मुझे यहां नजर आना शुरू हो जाएगा, थोड़ी टाइम के बाद ये कार मुझे यहां नजर आएगी। तो आप देखो, अगर मैं इस पॉइंट को फोकस करूं, अगर इस पॉइंट की मैं मोशन को देखूं, तो आपको क्या नजर आएगा, ये पॉइंट जो है आपको एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पॉइंट आपके पास यहां था, तो जब आपका पास ये पॉइंट था तो इसको डिफाइन करने के लिए तुमने इसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट लिया होगा। सपोज करो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। सपोज करो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके कितने होंगे, एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई है। ओके, चलो इसको x1 कॉमा y1 कह दो, टाइम t1 पे x1 और y1 से लिख दो बच्चे। ओके, अब थोड़ी देर के बाद अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछूंगा, तो थोड़ी देर के बाद आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे कितने बताएंगे, x2 कॉमा y2। क्या कहेंगे, x2 कॉमा y2। तो आप फिगर में देखो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में गैप को देखना चाहता हूं, क्या x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, चेक कर लेते हैं। तो आप अब यहां हो, अब आप यहां हो और आप यहां हो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में गैप देखो, देखो इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप ये है, तो ये तो वर्टिकल गैप है, ये वर्टिकल गैप है। आप देखो ना, आप यहां से ऊपर की ओर कितना चले कि मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं, आप इतना ऊपर चले, मतलब y कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि y क्या हो रहा है, यहां चेंज हो रहा है। ओके, y चेंज हो रहा है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए आपने हॉरिजॉन्टल में कितनी लेंथ चली है। तो बच्चे आप यहां थे, यहां से लेके यहां तक चलते 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 आप यहां आ गए, तो प्लीज यहां पे x कोऑर्डिनेट भी आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, x भी क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि अगर किसी भी मोशन में अगर आपके दोनों कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो जाए, तो याद रखना उस मोशन को 2D कहते हैं, उस मोशन को क्या कहा करेंगे, 2D मोशन कहा करेंगे। देखने का बड़ा अच्छा सा तरीका है, अगर आपका केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, या तो x हो या y हो, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में देख लो, जैसे आप यहां थे, जैसे आप यहां थे, थोड़े टाइम के बाद आप यहां आ गए, तो आप फिगर में देखो ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो इनके y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो सकते, केवल और केवल x चेंज होगा। अगर ये x1 है तो ये थोड़ी देर के बाद x2 हो जाएगा, तो केवल और केवल यहां पे कौन चेंज हुआ, x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। अगर ओनली वन कोऑर्डिनेट अगर चेंज हुआ है, तो ऐसी मोशन को 1D कहेंगे। क्या कहेंगे, 1D कहेंगे। अब आप यहां देख लो, जैसे टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी यहां थी और थोड़े टाइम के बाद बॉडी आपके पास यहां आ गई, तो आप देखो अभी भी आप एक स्ट्रेट लाइन की ओर चल रहे हैं। तो जब आप किसी एक स्ट्रेट लाइन की ओर चलते हैं, तो यहां देखो, यहां पे केवल और केवल आपका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, क्योंकि जब आप किसी वर्टिकल लाइन के अलोन मोशन करते हैं बच्चे, तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, केवल y चेंज होता है। तो यहां पे भी ओनली वन डायरेक्शन, वन कोऑर्डिनेट ही चेंज हुआ, तो दैट मींस ये डायमेंशनल मोशन भी आपका क्या है, 1D है। यानी कि आप मेरी बात को बिल्कुल समझ चुके होंगे, यानी कि स्टडी ऑफ मोशन जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, इस स्टडी ऑफ मोशन के चैप्टर को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, एक 1 डायमेंशनल की मोशन पढ़ाऊंगा और एक आपको 2D की मोशन पढ़ाऊंगा। तो बच्चे आपको मेरी बात पे बिल्कुल फोकस करना ही है कि 1 डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं। तो मैं एक तरीका आपको फिर बता देता हूं, आप हमेशा क्या देखना, लेकिन यही तो बात है, अगर ये सारी चीजें अगर आपको फाइंड आउट करनी है कि वो मोशन 1D में है या 2D में है, अगर आप पोजीशन वेक्टर को लिखना समझ गए, तो याद रखना आप सारी चीजें इजीली फाइंड आउट करके चले जाओगे। ओके, तो यानी कि आपको अगर यहां पे दिक्कत हो रही है कि सर मैं ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं कि 1D मोशन किसको कहते हैं बच्चे और 2D मोशन किसको कहते हैं, अगर मैं आपको पोजीशन वेक्टर को लिखना सिखा दूंगा, तो याद रखना तुम डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी दोनों लिखना समझ जाओगे, और वेलोसिटी भी और स्पीड भी, ये भी आपको लिखना आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप वेलोसिटी या स्पीड अगर लिखना समझ गए,
तो मैं आपको एक्सेलरेशन भी लिखना सिखा सकता हूं। यानी कि आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए कि आप पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहला पार्ट स्टडी ऑफ मोशन का मैं स्टार्ट करता हूं और आपको सबसे पहले बताऊंगा कि बच्चे एक बात जान ले कि सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि स्टडी ऑफ मोशन को अगर आपको पढ़ना है तो बच्चे आप स्टडी ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले यह आपको पता होना चाहिए कि आप पोजीशन कैसे डिफाइन करने वाले हैं। क्या डिफाइन करने वाले हैं? पोजीशन को कैसे डिफाइन करने वाले हैं। अगर आप पोजीशन लिखना समझ गए फिर तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट में स्टार्ट करता हूं, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो आज की क्लास में मैं केवल और केवल आपको पोजीशन सिखाऊंगा, उसके बाद आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ, और वो नया टॉपिक हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, और वो टॉपिक मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। लेकिन आज की क्लास में जो मेरा मेन टॉपिक है वो क्या है? आज की क्लास का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर। तो दिस वन इज पोजीशन वेक्टर। आप पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? चलो बच्चों, अगेन पोजीशन वेक्टर के बारे में कुछ समझते हैं। इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री समझते हो ना? यस, इन ज्योमेट्री ए पोजीशन, क्या बोला मैंने आपको? ए पोजीशन और पोजीशन वेक्टर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को यह आएगी जो 9th क्लास में पढ़ते हैं कि वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहने वाले हैं। तो बच्चे मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारे मैथमेटिक्स के सर हैं, जो अंकित गोयल सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स में वो टॉपिक पढ़ाएं जो मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स आपको नीडेड होता है किसी भी फिजिक्स को पढ़ने के लिए। तो मैं अंकित गोयल सर से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एक छोटी सी वीडियो वेक्टर पे बना के डालें कि मैथमेटिक्स में वेक्टर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चे मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करके आपको बोलूंगा कि आपको वो छोटे छोटे मैथमेटिक्स के छोटे छोटे टर्म्स बताएं कि जो यूजफुल हैं इन केमिस्ट्री एंड द वन फिजिक्स में। तो ये बच्चे आपको पता होना चाहिए। मैं आपको फिर भी एक आइडिया दे देता हूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वेक्टर के बारे में नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता दूं कि वेक्टर किसको कहते हैं। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एंड कॉमा डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। एंड एक तीसरी बात और है, ये वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जो एडिशन लॉ को भी फॉलो करती है, जो एडिशन लॉ को क्या करनी चाहिए? फॉलो करनी चाहिए। मतलब जिन क्वांटिटी को तुम जोड़ सकते हैं, जिन क्वांटिटी को तुम ऐड कर सकते हो, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। पढ़ाएंगे आपको कभी ये टॉपिक भी बाद में, लेकिन अभी पहले पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। तो इन ज्योमेट्री ए पोजीशन और पोजीशन वेक्टर ऑल्सो नोन एज, इसको आप ये भी कहते हैं ए लोकेशन वेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आप किसी पर्सन की पोजीशन को बता दो तो समझ लो आप उसकी लोकेशन को बता पाएंगे, लोकेशन को बता पाएंगे। दिस वन इज लोकेशन वेक्टर। ओके, अब इस पोजीशन वेक्टर को आप 3D का मतलब स्पेस से होता है। 3D का मतलब क्या होता है? स्पेस। अगर कहीं स्पेस लिखा है, अगर मैं कहीं लिख के दे दूं स्पेस, तो समझ जाना सर ने वो प्रॉब्लम 3D में सॉल्व करी होगी। लेकिन मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम 3D में सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में 3D नहीं है। ओके, अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में कह दूं प्लेन, तो समझ जाना अगर सर ने प्लेन कहा है, अगर सर ने प्लेन बोला है, तो बच्चे तुम्हें पता होना चाहिए कि सर 2D की बात कर रहे हैं, और 2D में आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर की आप डेफिनेशन को समझ चुके होंगे। यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या है? किसी भी पर्सन की या किसी मैन की लोकेशन को बताने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि ये कोई एक पर्सन है, जैसे ये आदमी है, ये देखो आप देख रहे हो, एक पर्सन ना, एक ना टॉप अपने घर के रूफ पे खड़ा है, फ्लोर पे खड़ा है, सबसे ऊपर खड़ा है। ओके, खड़ा है ना? बिल्कुल खड़ा है। आप एक मिनट एक चीज देखो, मैं आपसे पूछूं यार इसकी पोजीशन बता मुझे कितनी है। अच्छा, पोजीशन बतानी है तो देखो पोजीशन कैसे बताते हैं। सुन बच्चे, सपोज करो ये आपके पास एक्स एक्स है,
ओके, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वाई एक्सेस है। ओके बच्चे, मैं आपसे बोलूं यार ये पर्सन यहां खड़ा है, ये यहां है, ओके, ये यहां है, तो ये आपका पॉइंट क्या है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो मुझे इसकी पोजीशन को बताना है। अब सुनो जी, पोजीशन कैसे बताते हैं, तो सबसे पहले एक काम करो, जब भी आपको, मेरी बात सुनते चलना, कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है, कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं वो अब यहां से शुरू होता है। जब भी आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हमेशा एक चीज का याद रखना है कि आप सबसे पहले उस पॉइंट को डिनोट कर लो जिस पॉइंट की तुम पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैं जो हूं ना, सबसे पहला उस पॉइंट को मार्क करूंगा, मैं सबसे पहला उस पॉइंट को मार्क करा करूंगा जिसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो मैं इस मैन की, ये जो पर्सन है, मैं इस पर्सन की पोजीशन को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उस पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप इसकी पोजीशन को लिखना चाहते हैं। अब कोई बच्चा मुझसे कहे कि सर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन को लिखना चाहता हूं, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के। तो ये आपका जिस पर्सन की आपको पोजीशन कैलकुलेट करनी है वो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आपको किसी की पोजीशन बतानी है तो आपको दो पॉइंट मेंशन करने, एक तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा उसको कहना है जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट, जिसकी आपको पोजीशन बतानी है। सेकंड पॉइंट मेरा वो पॉइंट हुआ करेगा जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको पोजीशन लिखनी है। सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट जैसा मेरा पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ को कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू, जिसके रेस्पेक्ट में आपको पोजीशन कैलकुलेट करनी है उसको लिखा करेंगे पॉइंट टू, यानी कि सेकंड पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को किसी एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को किसी एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। लो जी, मैंने इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। ओके, मैंने इन दोनों को किसी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ओके जी, सपोज करो ये पर्सन जो मैन है इसको मैंने एम से लिखा, एम इज अ मैन। तो एम को मैंने एम 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 जो है, एम एक पॉइंट है जो मैन की पोजीशन को डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन ओ को मैंने, ओरिजिन को मैंने ओ से लिख दिया। ओके, अब डिपेंड क्या करता है, सुनते चलना प्लीज। अब मेरी बात सुनो। अब आपको पोजीशन किसकी फाइंड आउट करनी है, पर्सन की, क्योंकि वो पहला पॉइंट है। हमेशा एरो पहले वाले पॉइंट की ओर बनाना, हमेशा ये एरो किसकी ओर बनाना, पहले वाले पॉइंट की ओर बनाना। तो ये एरो बना दिया मैंने, तो ये एरो को कहते हैं हेड है, तो ये तो वेक्टर बन गया। ये क्या बन गया, ये तो वेक्टर बन गया, क्योंकि एक वेक्टर के दो चीज होती हैं, एक तो हेड और एक टेल। हमेशा हेड उसकी ओर बनाना जिसकी तुम्हें पोजीशन फाइंड आउट करनी है। मुझे पोजीशन यहां पर्सन की, मैन की फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए मैंने हेड पर्सन की ओर बनाया, और टेल हमेशा उस पॉइंट की ओर बनाना जिसके रेस्पेक्ट में तुम कैलकुलेट करना चाहते हो। तो बच्चे मुझे एक चीज बता, तूने एरो किसकी ओर लिया, मैन की ओर, तो मैं इसको कह सकता हूं, और पोजीशन वेक्टर को हमेशा वेक्टर ऑफ आर से लिखा करेंगे। पोजीशन वेक्टर को हमेशा वेक्टर आर से लिखा करेंगे, तो वेक्टर का साइन एरो होता है। तो वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। लेकिन किसका, मैन का, तो पहले एम लिख यहां एम, और किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में। अगर मैं किसी क्वेश्चन में आर एम ओ लिख के दे दूं तो इसका मतलब तू समझ जाना, आर एम ओ का मतलब क्या है। आर क्या है, आर पोजीशन वेक्टर है। एम का मतलब क्या है, इसकी, मतलब किसकी, मैन की, इसकी पोजीशन बतानी है। मतलब जो पहले लिखेंगे वो फर्स्ट पॉइंट है, और जो नंबर दो पे लिखा होगा वो मेरा सेकंड पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट को हमेशा नंबर दो पे लिखना है, यानी कि ये मैन की पोजीशन है ओ के रेस्पेक्ट में। तो आपको एरो मैन की ओर बनाना है और एरो ओ से पास करना है, यह बात बिल्कुल आपको याद रखना है। यानी कि एक वेक्टर का एरो हमेशा उसकी ओर बनाना है जिसकी तुम्हें पोजीशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो एरो उस पॉइंट से पास होगा जहां से तुम्हें पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ओके, आई थिंक यू हैव गॉटेड माय पॉइंट, आपको मेरा पॉइंट समझ में आ चुका होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई सपोज कर ये एक वर्टिकल गैप है, बिल्कुल गैप है, और ये हॉरिजॉन्टल गैप है, बिल्कुल गैप है। सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट आपकी डिस्टेंस x है और ये वर्टिकल आपकी कितनी है, y है। तो मैं m वाले पोजीशन के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूं, x, y, यानी कि हॉरिजॉन्टल पे आप कितना चले, x, और y में कितना चले, y। तुम्हें पता ना, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को i कैप कहते हैं, आपको पता होगा, और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आप क्या कहते हैं, j कैप कहते हैं।
किसी दिन मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आऊंगा पर्टिकुलर वेक्टर के लिए कि वेक्टर किसको कहते हैं। ओके, तो बच्चे मैं इसको यहां पे ये लिख सकता हूं, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि आर क्या है, पोजीशन किसकी, एम की, किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में, ये बराबर है किसके, हॉरिजॉन्टल में कितना चले, एक्स, तो एक्स आई कैप एन प्लस वर्टिकल में कितना चले, वाई जे कैप, तो दैट मीन्स दिस वन इज पोजीशन, ये इसकी क्या है, पोजीशन है, ये इसकी पोजीशन है। अब आप यहां देखो, जैसे ये एरोप्लेन है, जैसे ये एरोप्लेन है, सपोज करो ये आपका प्लेन y वर्सेस ऑफ x है, ये प्लेन आपका y वर्सेस ऑफ x है, और ऊपर वाला प्लेन जो है, ये ऊपर वाले प्लेन को आप क्या कह सकते हैं, सपोज करो ये x डैश कोमा y डैश है। बच्चे मेरी बात सुन, मुझे यहां पोजीशन कैलकुलेट करनी एरोप्लेन की, तो या एरोप्लेन को आप ई से लिख दो, दिस वन इज एरोप्लेन, दिस वन इज एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है। अगर मैं इस एरोप्लेन की पोजीशन को कैलकुलेट करना चाहता हूं, अगर मैं इस प्लेन के रेस्पेक्ट में लिखना चाहूं x कोमा वाई के, तो आप फिगर में देखो, आप डॉट डॉट करके यहां देख लो, आप हॉरिजॉन्टल पे कितना चले, देखो इस ये ओरिजिन पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में लिखना चाहता हूं ओरिजिन पॉइंट के, और एरोप्लेन फर्स्ट पॉइंट है, एरोप्लेन मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है, तो इस फर्स्ट पॉइंट की पोजीशन बताओ इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो देखो आप हॉरिजॉन्टल पे तो कुछ भी नहीं चले, और वर्टिकल में कितना चले 100, तो 0,100 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। आपको जब भी पोजीशन कैलकुलेट करनी हुआ करे ना, और जिसके रेस्पेक्ट में, तो उसके रेस्पेक्ट में उसके ना आप पोजीशन को कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख दिया करो, बस बात खत्म हो गई। तो क्या बनेगा, वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर, किसका, ई का, किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में, कितना बना, एक्स में कितना चले 0, तो 0 आई कैप, वाई में कितना चले 100, तो प्लस के 100 है जे कैप। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट इट माय पॉइंट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, नाउ वी विल सॉल्व दी वन प्रॉब्लम। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, जैसे ये मेरे पास एक्स एक्स है, जैसे ये वाई एक्सेस है, आपको नजर आ रहा होगा एक प्लेन में कार है, वो भाग रही है, और ये पॉइंट आपका ओ है। सपोज करो ये कार आपकी ए है, इस कार को ए कैसे कह देते हैं, एक कार इज ए। ओके, मुझे इस कार का पोजीशन वेक्टर बताना है, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर एंड अबाउट दी, एंड मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ए ऑफ कार ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, ओ के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा। तो आप एक काम करेंगे, कार को, ये जो कार आपने बनाई थी, इस कार को पॉइंट ओ से एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। मैं आपको समझा चुका हूं, जब भी आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, आपको जिस पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट को और जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना, दोनों को मिला दो। लो जी, मैंने मिला दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन से मैंने इसको मिला दिया। एरो किसकी ओर लेना है, कार की तरफ, क्यों, क्योंकि कार का पोजीशन वेक्टर बताना है, तो कार का एरो कहां से पास हुआ, पॉइंट ओ से, तो इसको डायरेक्ट कह दूंगा मैं ए का पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में। सपोज करो मैं हॉरिजॉन्टल पे चला 50 मीटर, मैं हॉरिजॉन्टल पे चला 50 मीटर और मैं वर्टिकल में चला 100 मीटर, तो मैं इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट पूछूंगा, तो आप मुझे कहेंगे 50,100, 50,100। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा, 50 आई कैप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में 50 चला हूं बच्चे, और वर्टिकल में कितना चला हूं 100, प्लस के 100 ऑफ जे कैप, मैं ऐसा लिख सकता हूं। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मैंने आपको इस प्लेन में दो कार बना दी, मैंने आपको दो कार बना दी। अब सुनते चलना प्लीज, बड़ी दिक्कत आती है यहाँ, बहुत दिक्कत आती है। जैसे ये पॉइंट ओ था, ये कार आपके पास ए थी, सुनते चलना बच्चे, और ये कार आपके पास बी थी, ये कार आपके पास बी थी। मैंने क्या किया, मैंने कार ए का कोऑर्डिनेट लिख दिया। कार ए का कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब आप समझते हैं कि आप वाई डायरेक्शन में ये लेंथ चले होंगे, वाई डायरेक्शन में ये लेंथ चले होंगे, कार ए की बात कर रहा हूं मैं, और हॉरिजॉन्टल पे आप इतना चले होंगे। ओके, सपोज करो ये लेंथ आपकी 200 मीटर है, सोच लिया मैंने, ये 200 मीटर है। बच्चे इस काम कर, इस लेंथ को सोच ले, ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट तू लिख सकता है 100,200। लेकिन अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं ये कोऑर्डिनेट तूने किसके रेस्पेक्ट में लिखे, तो आंसर बताओगे ओरिजिन के, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में लिखे, ओरिजिन के। तो मतलब आप मुंह से कहोगे कि ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है किसके रेस्पेक्ट में,
ओ के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ओ के रेस्पेक्ट में। और इसकी वैल्यू कितनी है, कोई बच्चा बताएगा? यस वी नो, आप जानते हैं ये वैल्यू कितनी है, 100 मतलब 100 आई कैप एन प्लस ऑफ 200 यानी कि 200 जे कैप। ये आपको नजर आ रही होगी। अब मैं आपसे कह दूं कि बच्चे एक काम और कर, मुझे आप पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बताओ, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट बताओ। सपोज कर बच्चे, सुनते चलना, बहुत जबरदस्त बात बोल रहा हूं अब, और प्लीज फोकस कर ले यार, अब मत धोखा खा जाना इसमें। ले भाई ये ले, ये काम कर ले भाई। पॉइंट बी के लिए तुम हॉरिजॉन्टल पे ये चले, पॉइंट बी के लिए आप हॉरिजॉन्टल में इतना चले, और पॉइंट बी के लिए सपोज कर आप वर्टिकल में ये चले, ठीक है ना। मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो, ये वाली जो मैंने अभी ब्लैक कलर से लाइन, ये वाली लाइन में जो ड्रॉ कर रहा हूं, और ये येलो वाली लाइन, ये दोनों लाइन एक ही हैं, ये दोनों एक्स एक्स के अलोन होती हैं। बस मैं थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको हर लाइन अलग अलग नजर आए। सपोज करो ये आपकी 60 मीटर थी, ये आपकी लेंथ 60 मीटर है, और ये 30 मीटर है। एक बात बता मुझे, ये कोऑर्डिनेट ये 30 मीटर है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर पूछ लिए जाएं तो कितना कहेंगे? हॉरिजॉन्टल पे कितना चले? 60, और वर्टिकल में 30। मैं अगर किसी बच्चे से पूछ लूं कि मुझे एक चीज बता, तूने ये जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं ये पॉइंट बी के लिखे हैं, तो ये पॉइंट बी का पोजीशन है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में लिखे हैं? ओके, तो बेटा ओ के रेस्पेक्ट में, ये पोजीशन है बी का ओ के रेस्पेक्ट में, तो कितना बनेगा? 60 आई कैप और प्लस के 30 जे कैप। ये बात तो तू कभी भूल ही मत जाना, भूल मत जाना कभी भी। ओके, अब एक क्वेश्चन सुनो, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेंज हो गया मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया। मैं तुमसे कह दूं एक काम करोगे? बताओ जी सर क्या करना है। अब ना पॉइंट ए के पोजीशन बता, कितना जबरदस्त पॉइंट लिख रहा हूं, पॉइंट ए का पोजीशन बता पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में। तो सुन, आपको क्या करना है, पॉइंट बी से ए की ओर चलना है। तो ले भाई, हॉरिजॉन्टल पे ये चले और वर्टिकल में ये चले, सुनते चलना, वर्टिकल में ये चले। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं बी से, तो सारी डिस्टेंस पॉइंट बी से मेजर करना। तो बता ये वाली लेंथ कितनी बनी? देखो ये वाली येलो कलर वाली टोटल लेंथ थी 100, और ये ब्लैक कलर में थी 60, तो ये हॉरिजॉन्टल पे कितनी बची? 100 माइनस के 60, यानी कि पॉइंट ए की बी से जो लेंथ है वो है 40। वो कितनी है? 40, वो बनी 40। चल भाई, अब पॉइंट बी ए की बता, पॉइंट ए की वर्टिकल गैप ये वाली, देख भाई पॉइंट ए का जो वर्टिकल गैप थी वो थी 200, और पॉइंट बी की नीचे कितनी थी? 30, तो ये वाली गैप कितना बना? 200 माइनस के 30, ये बना 170। कितना बना? 170। यानी कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने? 40,170। देख रहे हो, 40,170, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में? बी के। यही तो मैं चीज आपको नोट में लिखाऊंगा, यही तो चीज मुझे आपको समझानी थी। तो ए का पोजीशन वेक्टर, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। तो याद रखना वो कितना बना, हॉरिजॉन्टल पे कितना चले? 40 आई कैप, और वर्टिकल में कितना चले? 170 जे कैप। तो अपने दिमाग में एक चीज डाल लो आप, आज के बाद एक चीज याद रखना, किसी भी पॉइंट के प्लेन के अंदर कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट डिपेंड उस चीज पे करता है कि तुमने उस पॉइंट की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करी है। लेकिन उस पॉइंट की पोजीशन को चेंज ना करें आप। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे एग्जांपल में क्या बोलना चाहता हूं, जैसे मेरे पास एक प्लेन है ये, ओके, ये मेरा एक पॉइंट है, मैं आपको बोलूं यार इसकी वर्टिकल हाइट बता, तो आप इस लाइन के लोन ये हाइट बता सकते हैं, बिल्कुल। देखो पॉइंट अभी भी यही है, इसको यही फिक्स रखो। लो मैंने पॉइंट ए को फिक्स कर दिया, लो जी मैंने फिक्स कर दिया, पॉइंट ए फिक्स है। अगर मैं ये लेंथ अब पॉइंट ए की अगर इस लाइन के साथ बोलना चाहता हूं, देख रहे हो आप, पॉइंट ए की वर्टिकल लेंथ क्या हो गई? चेंज हो गई। आप देख रहे हैं पॉइंट ए के अगर ये वाई कोऑर्डिनेट अगर y1 था तो ब्लैक के अकॉर्डिंग ये y2 होगा। मतलब पॉइंट अभी भी एक ही है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट डिपेंड ये करते हैं कि कोऑर्डिनेट आपने कहां से मेजर किए हैं, यानी कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड इस चीज पे करता है कि आपने वो कोऑर्डिनेट कहां से लिखे हैं। तो यानी कि अगर आप कोऑर्डिनेट को लिखना समझ गए तो आप पोजीशन को भी लिखना समझ सकते हैं। यानी कि जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे ये पॉइंट ओ था, सपोज कर ये पॉइंट ओ है, सपोज कर ले, तो ये y1 क्या है? ये y1 क्या है? y1 क्या है? ये y1 है ए का मैग्नीट्यूड
ओ के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसको ओ डैश कह दूं तो ये क्या, ओ डैश क्या है, ए का मैग्नीट्यूड ओ डैश के रेस्पेक्ट में, ये y2 है। तो ये y2 क्या है, y2 क्या है, a का मैग्नीट्यूड o डैश के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करते हैं, समझ लो उसी के रेस्पेक्ट में आप पोजीशन बताते हैं। तो आई थिंक यू हैव गॉटेड माय पॉइंट। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि आप पोजीशन कैसे लिखेंगे, यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। देखो एक बात हमेशा याद रखो, मैं आपको फिर एक दोबारा मेमोराइज करा देता हूं, पोजीशन कैसे कैलकुलेट करनी है। एक पॉइंट पे जाओ, उसके कोऑर्डिनेट लिखो, लिख लोगे, लेकिन कोऑर्डिनेट हमेशा उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखना जिसके रेस्पेक्ट में तुम पोजीशन को लिखना चाहते हैं। बस बात खत्म हो गई। हॉरिजॉन्टल पे कितना चले और वर्टिकल पे कितना चले वो आप लिख लेंगे। सपोज करो हॉरिजॉन्टल पे आप x चले तो x i कैप, वर्टिकल में y चले तो प्लस के y j कैप। तो ये पोजीशन लिखने का एक तरीका है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको बताया पोजीशन कैसा लगा, और आज की क्लास आपको मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगेन मैं आपको फिर एक चीज और बता देता हूं, इस लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट आए, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत अच्छे से वेलकम है मेरे उड़ान टू IIT JEE चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। आपको कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर द न्यू अपकमिंग नोटिफिकेशन, क्या न्यू कमिंग अपकमिंग जो मेरे लेक्चर्स आने वाले हैं उनके लिए। और मैं यहां पे आपको 9th क्लास से लेके अप टू दी 12th क्लास तक के फिजिक्स के सारे लेक्चर 1 by 1 करके सारे लेक्चर अपलोड करूंगा। और हम लोग रोज पर डे एक लेक्चर अपलोड करेंगे, ताकि बच्चा 1 आवर की या 30 मिनट की वीडियो करके अपलोड करेंगे, ताकि बच्चा उन चीजों से प्रैक्टिस कर सके। एंड समथिंग मैं आपको इसी लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस को टाइप करूंगा, कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा और वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, एंड पर्सनली रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस थैंक यू सो मच, एंड टुडे नाउ वी विल फिनिश माय लेक्चर, एंड जय हिंद एंड जय भारत। वी विल मीट अगेन टू यू soon.